case of the clubbing of the income, today we will discuss the last part of this, which is a very interesting part. When is income from undisclosed sources deemed to the income of that assessee? Income from undisclosed sources. Undisclosed sources. What does it mean? And this is covered under section 68 to 69D. देखिए यहां पे क्या है कि जनरली क्या होता है कि आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न का रिकॉर्ड जो है वो इनकम टैक्स ऑफिस में पहुंच जाता है, और जब वो उसको स्क्रूटनी करते हैं और स्क्रूटनी करती बार जो है वो कुछ एक इंफॉर्मेशंस आपकी उनको लगता है कि ये स्कैनर के वो स्कैन करते हैं और दे फाउंड कि कुछ जो है उनको शक हो जाता है। तो उस केस में क्या है कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपसे कुछ एक इंफॉर्मेशन उसकी जस्टिफिकेशन के लिए मांगते हैं, और जब जस्टिफिकेशन के लिए मांगते हैं तो क्या आप उसको जस्टिफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर कर पाते हैं देन इट्स ओके, अगर नहीं कर पाते हैं तो उस केस में वो सेक्शन 68 टू 69D के अंदर जो है कुछ एक प्रोविजंस दे रखे हैं, जिन प्रोविजंस के अंदर जो है वो एक डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। लेकिन देखिए यहां पे जो मैं डीम्ड इनकम की बात आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो डीम्ड इनकम आपने कहां डिस्कस करी थी? एक हमने सेक्शन 44 में भी डिस्कस करी थी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, सेक्शन 28 और 44। तो मैं 44 वाली बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, ये है मेरी सेक्शन 68 टू 69D। तो जरा ध्यान रखिएगा, डीम्ड इनकम वहां पे भी थी, डीम्ड इनकम ये भी है। सबसे पहले आती है मेरी अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अनडिस्क्लोज्ड इनकम का मतलब है कि अंडर सेक्शन 68 टू 69 फॉलोइंग अंडर चैप्टर 6 ऑफ दैट सर्टेन अनडिस्क्लोज्ड इनकम्स ऑफ द असेसी डीम्ड टू बी हिज इनकम इफ ए फाइंडिंग इज मेड टू दिस इफेक्ट and the assessee is not able to satisfactorily explain such income to the assessing officer. And the provision of these sections are presented in the form of a tabular presentation for easy understanding. तो मुझे जो आपके एक चैप्टर में दे रखा है उसको मैंने इजी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक टेबल बनाया है, इसलिए इसको मैंने टेबुलर फॉर्म की प्रेजेंटेशन कहा गया है, जिसकी वजह से आपको जो है वो इजीली आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। ओके, देखिए कई बार क्वेश्चन होता है कि जी कौन से हेड के अंदर जो है ये इनकम चार्ज होगी, तो ये सारी बातें जो है हम यहां पे डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम मूव करते हैं, ये बनाया मैंने, ये सेक्शन है, ये नेचर ऑफ इनकम है, क्या नाम है, फिर हम फाइंडिंग्स, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन और डीम्ड इनकम और इनकम ऑफ द ईयर, किस इनकम की वो ईयर जो है वो मान ली जाएगी। तो चलिए जी पहले हम सेक्शन 68 का मतलब है कैश क्रेडिट। ये कैश क्रेडिट क्या है? देखिए कैश क्रेडिट का मतलब यहां पे ये नहीं है कि मैं आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की बात कर रहा हूं, क्योंकि जनरली हम कैश क्रेडिट मानते हैं कि जी कैश जो है क्रेडिट कार्ड से अगर आप ले, नहीं वो नहीं है। मैं ओवरड्राफ्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं लोन की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रखे हैं, आपने अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट मेंटेन कर रखी है और उस में उनकी बुक्स में अगर आपने कुछ अमाउंट जो है वो क्रेडिट कर रखा है जो इन द प्रीवियस ईयर, सो एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ द असेसी मेंटेन्ड बाय एनी प्रीवियस ईयर। किसी भी प्रीवियस ईयर में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर आपने कुछ एक अमाउंट जो है वो कैश दिखा रखा है, अब वो जो कैश दिखा रखा है, अब नेचुरली मान लीजिए कि आपने कोई क्योंकि जब कोई ब्लैक मनी और व्हाइट मनी दोनों का काम करता है तो कई बार उससे क्या होता है कि वो पैसा जो आता है उस पैसा उसके अकाउंट में तो आ जाता है, लेकिन कई बार उसको ये होता है कि अच्छा ये पैसा आया कहां से, और वो उसकी एक्सप्लेनेशन देना जो है वो भूल जाता है। तो इस तरह से जो है वो असेसिंग ऑफिसर्स की आईज में ये चीज आती है कि अच्छा ये ट्रांजेक्शन हुई, इतना पैसा जो है इसके खाते में आया, तो आया क्या, तो उस केस में वो एक्सप्लेनेशन मांग लेता है। तो अब क्या है कि असेसिंग ऑफिसर के द्वारा आपसे ये एक्सप्लेनेशन मांग ली गई कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये मान लो कि 10 लाख रुपए जो है वो कैश आया, और वो पूछते हैं कि भैया ये 10 लाख रुपए कहां से आ गया। तो अगर आप देयर इज नो एक्सप्लेनेशन इज ऑफर्ड अबाउट द नेचर एंड सोर्स देयर ऑफ, अगर आप ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, द explanation offered is not satisfactorily in the opinion of the assessing officer,
और अगर आपने वो जस्टिफिकेशन दे भी दी, अपनी एक्सप्लेनेशन भी दे दी, आपको नोटिस इशू किया जाता है। और नोटिस इशू किया जाता है कि ये देखिए जी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 10 लाख रुपए की एक एंट्री जो है आई है कैश की, तो आप बताइए कि ये जो 10 लाख रुपए है इसका सोर्स क्या है, आपको कहां से आई है, क्यों आई है, ये इसके पीछे का रीजन क्या है। अब आपने क्या किया कि एक्सप्लेनेशन दे दी, या तो एक दो सर्कमस्टांसेस होते हैं कि आप कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपने एक्सप्लेनेशन दी लेकिन असेसिंग ऑफिसर उसे सेटिस्फाई नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो सम सो क्रेडिटेड मे बी डीम टू बी द इनकम। तो जितना पैसा आपने वो अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने क्रेडिट कर रखा था, वो सारा का सारा पैसा जो है वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। लेकिन वो जो इनकम है वो किस ईयर में मानी जाएगी, प्रीवियस ईयर इन विच द सम इज क्रेडिटेड। जिस ईयर में आपने उस अमाउंट को क्रेडिट कर रखा है उस प्रीवियस ईयर की वो इनकम मान ली जाएगी। तो बताइए कौन सा सोर्स हुआ जी, ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम, उसको क्या बोलेंगे, अनडिस्क्लोज्ड इनकम। कौन सी सेक्शन आ गई, सेक्शन 68 आ गई। ओके, उसके बाद आ जाइए आप सेक्शन 69 में। अब यहां पे क्या किया आपने, इन्वेस्टमेंट्स की है। अब मान लेता हूं कि अब जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स की हैं और वो उसके असेसिंग ऑफिसर्स के हाथ में आ गई है कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो की होगी कि जी ये जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं उस इन्वेस्टमेंट्स का सोर्स क्या है, ये जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया ये आया कहां से आपके पास। अब जब आया आपके पास तो आपको क्या कर दिया जाएगा, एक तरह से आपको फिर नोटिस इश्यू किया जाएगा कि बताइए चाहिए आपने जो है ये इन्वेस्टमेंट शो करी है, लेकिन ये तो बताइए कि इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी कहां से आई। मान लीजिए आप प्रोविडेंट फंड में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जो है वो डिपॉजिट कर रहे हैं, वो आपसे पूछिएगा बताओ सोर्स कहां से है। अब अगर आप सोर्स नहीं बता पाते हैं तो सेक्शन 69 के अंडर जो है वो भी आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। तो चलिए जी अब बात करते हैं। तो क्या आ गया जी, इन्वेस्टमेंट्स। So in the financial year immediately preceding the assessment year, naturally assessment year से पिछला जो financial year है जिसको हम previous बोलते हैं, assessee has made investments, okay, and such investments are not recorded in the books of account। देखो एक बात है कि investment तो कर दी लेकिन आपने books of account में यहां रिकॉर्ड नहीं की। और if any maintained for एनी सोर्स ऑफ इनकम, और साथ में आप ये भी नहीं बता पाए, अगर मान लो आपने ये कह दिया कि रिकॉर्ड भी कर दी तो आप ये नहीं बता पाए कि ये कहां से मैंने जो है वो पैसा मेरे को कहां से आया जहां से मैंने इसकी इन्वेस्टमेंट करी है। तो उसके लिए भी क्या होगा, डू, यानी कि अब आपको नोटिस इश्यू किया, आपसे बोला एक्सप्लेनेशन मांगी गई और अब आप या तो ना एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे, अगर एक्सप्लेनेशन दोगे तो आप उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो असेसिंग ऑफिसर जो है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि आप हो सकता है कि गोल मोल बातें करना शुरू करते हैं तो उस केस में जो है वो असेसिंग ऑफिसर उससे सेटिस्फाइड नहीं होगा। सो नो एक्सप्लेनेशन इज ऑफर्ड अबाउट द नेचर एंड सोर्स ऑफ देयर ऑफ, और द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज नॉट सही, या तो आपने एक्सप्लेनेशन नहीं दी, अगर दी तो उससे वो असेसिंग ऑफिसर जो है सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस केस में वो डीम्ड इनकम मानी जाएगी। द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स मे बी डीम्ड टू बी हिज इनकम, जितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी दैट वुड बी टेकन हियर एज एन इनकम। किस ईयर में, सच फाइनेंशियल ईयर इन विच द इन्वेस्टमेंट्स आर मेड, जिस ईयर में इन्वेस्टमेंट्स की हुई होंगी उस ईयर की वो इनकम मान ली जाएगी, राइट, ओके। अब उसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन 69 ए आ जाता है, ओके। 69 ए में क्या है, 69 में है कि एनी मनी, बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स, कुछ भी जो वैल्यूएबल आर्टिकल्स है, in any financial year the assessee is found to be the owner of such articles। अब आपको मान लीजिए कि आपके पास कुछ पैसा मिल जाता है, आपके पास कुछ जो है वो करेंसी मिल जाती है, आपके पास ज्वेलरी मिल जाती है, आपके पास कोई और वैल्यूएबल आर्टिकल्स मिल जाती है, द assessee is found, आप उसके मालिक हैं, एंड सच आर्टिकल नॉट मियरली इन पोजेशन ऑफ सच आर्टिकल, सिर्फ आप मालिक होने चाहिए, सिर्फ पोजेशन से काम नहीं चलेगा कि आपके पोजेशन में मिल गया, कि आपके पास मिल गया, एंड सच आर्टिकल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और अगर आपके पास वो आप मालिक हैं लेकिन आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, और साथ में जो है आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि क्योंकि आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं और उसमें आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये कौन से सोर्स ऑफ इनकम से जो है मैंने ये ज्वेलरी या बुलियन जो है वो मेरे पास मैं इसका मालिक बना हूं, अगर वो नहीं दे पाते हैं तो नो एक्सप्लेनेशन इज ऑफर्ड अबाउट द नेचर एंड सोर्स ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द आर्टिकल, और द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी इन द ओपिनियन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर।
तो या तो आप ये नहीं बता पाए कि मैं मालिक इसका कहां से बना, आपने कोई सोर्स नहीं बताया, आपने जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करी है वहां में उसका कोई रेफरेंस नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि वो कहां से आएगा जी, ब्लैक मनी होगा। अगर ब्लैक मनी होगा तो नेचुरली इसको हम किस में मानेंगे, अनडिस्क्लोज सोर्सेज से मानेंगे, और अनडिस्क्लोज सोर्सेज से अगर मानेंगे तो डीम्ड इनकम मानेंगे। So the money and the value of the bullion, jewelry or other valuable articles may be deemed to be his income, or such financial year in which the assessee is found to be the owner। जिस ईयर में वो उस चाहे ज्वेलरी है, बुलियन है, मनी है, वट एवर इट इज है, फॉरेन करेंसी है, कुछ भी है, उस केस में जिस ईयर में वो मालिक बन गया होगा उसी ईयर की वो इनकम मान ली जाएगी। तो ये सेक्शन 69A था। ओके, अब आ जाइए जी हम सेक्शन 69B की तरफ को मूव करते हैं। ओके, देखिए सेक्शन 69B में क्या है, वो कहता है इन्वेस्टमेंट्स। अब हमारी आ गई इन्वेस्टमेंट्स, बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स। अब इसमें क्या है ये आपसे डिस्कस करते हैं। इन एनी फाइनेंशियल ईयर द असेसी हैज मेड इन्वेस्टमेंट्स, या तो ये होगा असेसी के द्वारा जो है इन्वेस्टमेंट्स की गई, और द असेसी इज फाउंड टू बी द ऑनर ऑफ एनी बुलियन, jewelry or other valuable articles and the assessing officer finds that the amount spent on making such investments, आपने इन्वेस्टमेंट तो करी और उस इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर या आपने वो जो बुलियन है वो अक्वायर किया है, लेकिन जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करी है और आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, जितनी की इन्वेस्टमेंट करी है वो ज्यादा है, लेकिन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आपका कम है। सो इट मीन्स द अमाउंट स्पेंड ऑन मेकिंग सच इन्वेस्टमेंट्स और acquiring such bullion etc exceed the amount recorded in the books of accounts maintained for any source of income, right? अब मान लीजिए कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 1 लाख रुपए की करी है, लेकिन आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं कि आपके जो सोर्स ऑफ इनकम से वो 40,000 है, तो 60,000 रुपए आपने कहां से लिए, आपने इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की कहां से की, आपने बुलियन जो ली आपके पास है, उस आपने जो ज्वेलरी आपके पास है वो 1 लाख रुपए की है, लेकिन सोर्स आपका जो है वो 40,000 रुपए का, 60,000 कहां से आया आपके पास, राइट? अब आपसे ये इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर जो है वो आपसे ये चीज पूछ रहा है, तो उस केस में आपकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि इफ द नो एक्सप्लेनेशन इज ऑफर्ड अबाउट सच एक्सेस अमाउंट और द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी इन द ओपिनियन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, सच एक्सेस अमाउंट मे बी डीम्ड टू बी हिज इनकम। तो जैसे मैंने बताया 60,000 उसकी क्या मान ली जाएगी, इनकम मान ली जाएगी। तो सच फाइनेंशियल ईयर इन विच द इन्वेस्टमेंट्स आर मेड और असेसी इज फाउंड टू बी द ऑनर ऑफ बुलियन एटसेट्रा, उस ईयर की वो इनकम मान ली जाएगी। ओके, उसके बाद है सेक्शन 69C के अंदर। अब आप कई बार क्या करते हैं कि आराम से सो जाते हैं कि मैंने तो रिटर्न फाइल कर दी है, लेकिन इनकम टैक्स वाले जो हैं वो आपकी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है, या तो वो बैंक से डायरेक्ट मांग लेते हैं। अब जैसे मान लो कि आपने जो गाड़ी है वो जैसे पीछे 5 लाख से ऊपर की गाड़ी है, तो उसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स ऑफिस को भेजनी पड़ती है, कि फिर वो आपको नोटिस आ जाता है कि ये जी 5 लाख रुपए की गाड़ी जो है, अगर आपको पूछा जाता है कि आपने गाड़ी कहां से ली है, कॉस्टली गाड़ी जो है वो 7-10 लाख रुपए की गाड़ी अगर आपने ली है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपसे पूछ ली जाएगी। फिर और अब वो देखा जाएगा कि क्या आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है, तो वहां से वो क्रॉस चेक कर लेते हैं। उस तरह से बैंक से देख लेते हैं कि कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन अगर हुई हो तो उसको भी स्कैनर में आ जाता है और उसको भी बोल दिया जाता है कि जरा इसकी इंफॉर्मेशन हमें दे दो। तो इस तरह से इनकम टैक्स अपना जो पूरा उन्होंने जो है एक मैकेनिज्म डेवलप किया होता है जिसके थ्रू जो है ये इनकी इस इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद है एनी एक्सपेंडिचर, सेक्शन 69C। अब इसमें क्या है कि अगर फाइनेंशियल ईयर में आपके द्वारा कोई भी किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर कर दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि आपने बेटी की शादी कर दी है बहुत सारा, और वहां पे जो है उनको लग जाता है कि इसमें के ऊपर तो बहुत ज्यादा खर्चा किया गया है। अगर खर्चा किया तो आपसे पूछ लेगा भैया कहां से खर्च किया था ये पैसा। अब जब पैसा खर्च किया तो सोर्स क्या है, तो अगर आप एक्सप्लेनेशन दे देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं तो उस केस में जो है वो असेसिंग ऑफिसर उसको भी इनकम मान लेता है। तो चलो इसकी बात करते हैं। तो एनी एक्सपेंडिचर इन एनी फाइनेंशियल ईयर द असेसी हैज इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर। मान लो आपने घर के ऊपर पैसा खर्च कर दिया, लेविश घर बना दिया, ठीक है, तो उस केस में भी वो आपसे पूछ सकता है। सो नो एक्सप्लेनेशन इज ऑफर्ड अबाउट द सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर और पार्ट देयर ऑफ, और द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी इन द ओपिनियन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। अब आपने तो एक्सप्लेनेशन तो दे दी,
लेकिन मान लीजिए कि वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। अगर सेटिस्फाइड नहीं है उस केस में भी तो क्या होगा, द अमाउंट कवर्ड बाय सच एक्सपेंडिचर और पार्ट देयर ऑफ मे बी डीम्ड टू बी हिज इनकम एंड सच अमाउंट इज नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। क्योंकि आपने क्या किया, एक्सपेंडिचर को क्या अलाउ कर दिया है, अलाउएबल एज एन एक्सपेंडिचर। जब वो अलाउ ही नहीं किया जाएगा तो उस केस में क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या मानी जाएगी, इनकम मान ली जाएगी। सो सच फाइनेंशियल ईयर इन विच द एक्सपेंडिचर इज इनकम, जिस ईयर में वो एक्सपेंडिचर किया जाएगा उस ईयर की वो क्या मान ली जाएगी, इनकम मान ली जाएगी। ओके उसके बाद चलते हैं जी सेक्शन 69D में, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। देखिए हुंडी क्या होती है, हुंडी होती है एक वर्नाकुलर लैंग्वेज। पुराने टाइम में जो था, जब पैसा उधार दिया जाता था तो वो हुंडी लिखते थे, वर्नाकुलर लैंग्वेज। जैसे मान लो मैंने किसी को जो है वो 100 रुपए उधार दिया, तो मैं ऐसे नहीं लिखता था। तो मैं क्या लिखता था कि मैंने जो है उसको 20 × 10 माइनस 5 × 20 उधार दिए। तो अब क्या होगा, अब देखो हेरा फेरी कहां करेगा, कितने फिगर्स में हेरा फेरी कर लेगा। अब 20 × 10 कितना हो गया, 200 माइनस 100, इसका मतलब उसने उधार कितना दिया, 100 रुपए। इसको क्या बोलते हैं, हुंडी। तो अमाउंट बोरो और या हुंडी के थ्रू जो है वो पे किया जाता है। सो एनी अमाउंट इज बोरोड ऑन ए हुंडी और एनी अमाउंट ड्यू देयर ऑन इज रीपेड एंड सच बोरोइंग्स और रीपेमेंट इज मेड अदरवाइज देन थ्रू अकाउंट पे चेक। सिंपल सी बात है कि अगर आप अकाउंट पे चेक के थ्रू नहीं करते हैं तो मतलब कोई भी पैसा उधार देते हैं या लेते हैं, अगर वो अकाउंट पे चेक के थ्रू नहीं देते तो वो नेचुरली पेपर्स में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप हुंडी के थ्रू जो है वो पे कर रहे हैं तो यहां तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो सो अमाउंट सो बोरोड और रीपेड, जो भी अमाउंट आपने बोरो और रीपे किया है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेड ऑन अमाउंट बोरोड, तो दैट वुड बी ट्रीटेड हियर एज इनकम एंड प्रीवियस ईयर इन विच द बोरोइंग और रीपेमेंट इज मेड। अब आप अगर पैसा भी वापस कर रहे हैं वो भी हुंडी के थ्रू कर रहे हैं, आपने भी अकाउंट पे ही चेक के थ्रू नहीं, मतलब वो पेपर्स में नहीं आ पा रहा है, व्हाइट पेपर्स में नहीं आ पा रहा है, तो उस केस में दैट वुड आल्सो बी ट्रीटेड हियर एज द डीम्ड इनकम। तो अब ये तक आपने जितनी भी डिस्कशन करी वो सारी क्या थी, अनडिस्क्लोज सोर्सेस थी, राइट। ओके अब हमारे पास जो सबसे बड़ा क्वेश्चन राइज होता है वो ये अराइज होता है कि ये कौन सी इनकम में जो है वो टैक्सेबल होगी, कौन सा हेड ऑफ द इनकम है जिसके अंदर जो है इसको इनकम माना जाता है। जो सेक्शन 68 से लेकर के हमने 69D तक जितनी भी डिस्कशंस करी हैं, तो मैं आपको के लिए बता देता हूं कि in cases where the nature and source of investments, money expenditure, etc., if not explained at all or not satisfactorily explained by the assessee, such amounts are deemed to be the income of the assessee. बिल्कुल मान लिया गया। बट इन सच केसेस सिंस द सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट नोन, हमें कोई पता नहीं है, कैन नॉट बी चार्ज टू टैक्स अंडर एनी स्पेसिफिक हेड ऑफ द इनकम। बिल्कुल किसी भी हेड में नहीं मानी जाएगी, इवन अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिल्कुल किसी भी हेड में नहीं मानी जाएगी। देयरफॉर क्योंकि अब आपने तो रिटर्न फाइल कर रही है, देयरफॉर द क्वेश्चन ऑफ गिविंग डिडक्शन फ्रॉम सच इनकम्स एज अलाउड अंडर वेरियस हेड्स ऑफ इनकम डज नॉट अराइज। जब हम किसी सोर्स ऑफ इनकम में लेके नहीं जाएंगे तो उस इनकम की में जो जितनी भी डिडक्शंस के प्रोविजन है उन डिडक्शंस मिलेंगे ही मिलेंगे नहीं, राइट। तो इसलिए आपने ये दिमाग से निकाल देना कि ये किसी हेड ऑफ द इनकम की इनकम, किसी भी मतलब सैलरी की इनकम है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है, या फिर अदर सोर्सेज की इनकम है। बिल्कुल नहीं, ये किसी भी सोर्स ऑफ इनकम की नहीं है, इसलिए भी किसी भी हेड ऑफ इनकम के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो दैट इज नॉट टू बी अलाउड। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि ये है क्या क्या चीज है। अब यहां पे लिखा है कि ये सम ऑफ ₹10,000, ठीक है, इज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन March 31, 2020, ठीक है। नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन इज रेंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेचर एंड सोर्स ऑफ सच क्रेडिट। नहीं मिला तो क्या होगा, तो मैं टैक्सेबिलिटी क्या हो जाएगी सर, ₹10,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। किसके अंडर टैक्सेबल हो जाएगा, अंडर सेक्शन 68 के अंदर जो है टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर द असेसमेंट ईयर किसके अंदर हो जाएगा जी सर, ये हो जाएगा असेसमेंट ईयर 31 मार्च है, ठीक है, ये 202021 के अंदर जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके उसके बाद है सर कि ए पार्टनर इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ हिज कैपिटल कंट्रीब्यूटेड इन द पार्टनरशिप। एक पर्सन जो है वो पार्टनर बना और पार्टनर जब बना तो उसने पार्टनरशिप के लिए पैसा कंट्रीब्यूट किया, कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड इज असर्टेन ऑन इन्वेस्टिगेटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फर्म।
जब फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इन्वेस्टिगेट किया तो उस टाइम पता चला कि ये पार्टनर जो है वो इतना पैसा लेकर के आया है। एंड द पार्टनर हैज हाउ एवर नॉट रिकॉर्डेड सच अमाउंट इन द बुक्स मेंटेन बाय हिम। लेकिन जो उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन की थी वहां पे कहीं पे भी उसने ये नहीं दिखाया कि मैंने जो है ये एक पार्टनरशिप फर्म में इतना पैसा जो है एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। तो उस केस में जो है अब वो बताइए कि ये क्या होगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूं कि दिस इज टू बी ट्रीटेड हेयर एज this is to be known here as a investment. So value of investment is taxable in the hands of partner। बोलो जी कौन सी सेक्शन है इन्वेस्टमेंट वाली? सर अंडर सेक्शन 69 के अंदर है। फॉर द प्रीवियस ईयर in which the capital contribution is made, ठीक है, ओके। उसके बाद चलिए जी एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। B is found in the possession of the jewelry, ठीक है, on June 1st 2019, that is not recorded in his books. However, he is able to prove that the jewelry belongs to C। लेकिन वो इतना बताने में तैयार हो गया कि C की है, जो कि उसका एक रिश्तेदार है। तो क्या है जी, अब अच्छे से पढ़ लीजिए। B is found in possession of jewelry on June 1st 2019 and that is not recorded in his books। However, he is able to prove that the jewelry belongs to C, a relative of his। ठीक है, तो क्या होगा सर? हमने अभी पढ़ा है ऑनरशिप होनी चाहिए, पोजेशन से कोई लेना देनी है। तो सो द वैल्यू ऑफ ज्वेलरी इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बी एज ही इज नॉट इट्स ऑनर। यही पढ़ाना चाहिए अभी हमने। ओके सर, हमने पढ़ा अभी कि मालिक होना चाहिए। ओके चलिए एक और बात करते हैं। बी इज फाउंड इन पोजेशन ऑफ ज्वेलरी ऑन June 1st 2019, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ₹30,000 इज रिकॉर्डेड एज द परचेज प्राइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक, उसने ये दिखा दिया कि मैंने उसके पास जो है वो ज्वेलरी मिली और ज्वेलरी में उसने बताया कि 30,000 उसने परचेज प्राइस रिकॉर्ड किया था। द ज्वेलरी इज परचेज ऑन April 1st 2019, उसने परचेज करी एंड द एक्चुअल परचेज प्राइस इज इन्वेस्टिगेटेड टू बी ₹1 लाख। बी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस। अब क्या था कि जिस दिन उसने परचेज करी April 1st 2019 में उसने 1 लाख रुपए की परचेज करी, लेकिन उसने उसको शो किया, उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया कि जी मैंने 30,000 रुपए की ये खरीदी है, जबकि परचेज प्राइस कितना है? 1 लाख रुपए है। तो क्या हो गया सर? अभी तो हमने डिस्कस किया, तो डिफरेंस कितना हो गया? 70,000 इन द हैंड्स ऑफ बी अंडर सेक्शन 69B, ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर। देखो जी कौन सा हुआ? 19-20, तो ये हो गया 20-21, 2020-21। सर मजा आ रहा है, एक और करते हैं, ठीक है, क्योंकि कई लोग जो हैं वो इसी से गुजरते हैं और आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि अब क्या करूं मैं। बी इनकर्स हैवी एक्सपेंडिचर ₹50 lakhs, 50 लाख रुपए का खर्चा कर दिया उसने। फर्निशिंग हिज हाउस, उसने हाउस की अपने की फर्निशिंग करवाई। ओके, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2015-16, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बाय द टैक्स अथॉरिटीज, बी इज नॉट एबल टू सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ सच एक्सपेंडिचर। लो जी, अब वो ये नहीं बता पाया कि मैंने 50 लाख रुपया जो वो खर्च किए, लेकिन मेरे पैसा कहां से आया? कुछ नहीं है। तो क्या अभी तो हमने डिस्कस किया सर, 50 लाख रुपीस जो हैं वो क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल। किसके हाथ में टैक्सेबल होंगे? टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी एज अंडर सेक्शन 69B। नहीं, बी नहीं, सी सर, सी, राइट, क्योंकि 69C में डिस्कस किया हमने। ओके,
अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है इन फिफ्थ अबव, अच्छा इसमें बी इज एबल टू एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर ₹15 लाख, 50 लाख में से 15 लाख की वो उसने कहा कि 15 लाख रुपए की उसने जो एक्सप्लेनेशन दी वो ओके है। तो क्या हो जाएगा सर, क्या होगा, 50 में से 15 की एक्सप्लेनेशन आ गई तो 35 लाख रुपया जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। 15 लाख वुड बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 69C। तो अभी हमने आपको बात बताया, जितने अमाउंट की एक्सप्लेनेशन मिल गई, सेटिस्फैक्टरी हो गई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो नहीं। एक और करो, ठीक है। बी बोरोज ₹50,000 ऑन हुंडी थ्रू ए बीरर चेक ऑन October 1, 2016। नो, क्या हुआ, बीरर चेक से नहीं चलेगा तो क्या होगा, ₹50,000 इज टैक्सेबल। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 69D तो पढ़ा है, इन द हैंड्स ऑफ बी, ठीक है जी, फॉर असेसमेंट ईयर कितना हो गया, अक्टूबर 2016, 17, 17, 18, 2017-18। ओके सर, अभी आपने ये बताया कि किसी भी हेड ऑफ द इनकम में तो इसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा। आपको याद होगा मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के टाइम में भी आपसे ये बात करी थी। सो टैक्स रेट ऑन डीम्ड इनकम कवर्ड अंडर सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D, ये नई सेक्शन ऐड की गई है 17-18 में, और सेक्शन है 115BBE। सर इसके अंदर क्या होता है, फ्लैट रेट लगता है 60%। तो ये भी एक कौन सा रेट आ गया, स्पेशल रेट। किताबों में आप फर्स्ट पेज के ऊपर एक और स्पेशल रेट देखोगे, और कौन सी, unexplained, undisclosed source of the income are to be known here as deemed income। ओके, और एक और बता, अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी हेड ऑफ द इनकम में डिडक्शन नहीं मिलेगी, सो नो डिडक्शन इज अलाउड। और साथ में जो है अब जो इनकम यहां पे आपको मिलती है, इस सोर्स के अगेंस्ट जो है किसी भी तरह के लॉस को सेट ऑफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट हमारा चैप्टर किसके ऊपर होगा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेज के ऊपर होगा। आई होप कि अब आज आपको ये भी पता चल गया, अब जो हेडिंग है वो अब इसकी हेडिंग की समझ आएगी, व्हेन इज इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द एसएससी, सेक्शन 68 to 69D। सो हमने कहा था कि अंडर सेक्शन 68 to 69B, फॉलोइंग अंडर चैप्टर 6 ऑफ दैट, certain undisclosed income of the assessee deemed to be his income if a finding is made to this effect and the assessee is not able to satisfactorily explain such income to the assessing officer। अब क्लियर हो गया जी। सो प्रोविजन, ये जो सारे प्रोविजंस हैं ये इनकम टैक्स ने किसके अंदर डिस्कस किए हैं, सेक्शन 68 से लेकर के 69D तक। तो इंटरेस्टिंग था ना, क्योंकि ये किसी हेड ऑफ द इनकम में नहीं है, और आपसे जो है लोग पूछते रहते हैं कि यार मेरे पास, उसके पास सोना निकला, उसके पास चांदी निकली, उसके पास सिक्के निकले और इनकम टैक्स की रेड पड़ी, तो क्यों रेड पड़ी। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि ये डिस्प्रपोर्शनेट इनकम मिली, कि जितने उसके घर में रेड पड़ी और उसके ऊपर उसके पास इतना पैसा मिला, लेकिन जिसकी वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि ये पैसा जो है वो कहां से आया। तो ये सारी की सारी जो इनकम्स हैं वो कहां आती हैं जी, अनडिस्क्लोज सोर्स से। कोई हेड ऑफ द इनकम नहीं आती, और उसके ऊपर जो है 60% जो है हम क्या ले लेते हैं, एक फ्लैट रेट के ऊपर उससे इनकम टैक्स चार्ज कर लेते हैं। आई होप कि ये आपको रियल लाइफ में भी काम आएगा। तो ये था हमारा क्लबिंग ऑफ इनकम, जिसको लास्ट पार्ट था डीम्ड इनकम। तो इसके बाद जो है अब हम चलेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस पे।